फ्रेंड्स, दिस इज़ मनीष एंड यू आर वाचिंग संकल्प अकेडमी। तो आज हम बात करने वाले हैं अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य के पार्ट फर्स्ट के बारे में, जो हमने सीरीज चलाई हुई है करंट अफेयर क्यूज़ के बारे में। यहाँ पर हम पूरे साल का करंट अफेयर जो है डिस्कस करने वाले हैं, और इससे पिछली 2 वीडियो में हमने यहाँ पर राष्ट्रीय परिदृश्य को देखा था। अब हम यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य को देखने वाले हैं, और इसके बाद हम आर्थिकी से भी एक पूरे साल का करंट अफेयर यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। आप हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पर जो हमारा चैनल है वो संकल्प अकेडमी के ही नाम से वहाँ पर उपलब्ध है। नीचे हमने लिंक दिया है, आप वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये जो वीडियो है ये यूपीपीसीएस का जो एग्ज़ाम होने वाला है 24 अक्टूबर को, उसके लिए भी काफ़ी लाभदायक होने वाली है। और जो लोअर की डेट अभी ऑफिशियली नहीं आई है, उत्तराखंड लोअर की, लेकिन ऐसी संभावना है कि यह जो एग्ज़ाम है 12 दिसंबर में हो सकता है, तो उसी के लिए भी महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलते हैं अपने करंट क्यूज़ की ओर। अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य संबंधित जो हमारे पास यहाँ पर पहला प्रश्न है वो ये है कि जुलाई 2021 में किसने 5वीं बार नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। तो ये शपथ ली है शेर बहादुर देउपा जी ने, और ये नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। तो इन्होंने अब 30 दिन के अंदर यहाँ पर बहुमत को साबित करना है अपनी संसद में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, जुलाई 2021 में यूरोपीय संघ ने नागरिक आबादी की रक्षा के लिए सशस्त्र बलों का समर्थन करने के लिए किस देश में एक सैन्य प्रशिक्षण मिशन को मंजूरी दी है। तो ये मंजूरी दी है मोजाम्बिक में। और हम बात करते हैं, पुर्तगाल ने यहाँ पर 11 मई 2021 से सैन्य बलों के प्रशिक्षण हेतु 60 सैनिकों को भेजा है। तो ये संबंधित था इससे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, हाल ही में ही केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी द्वारा किस देश में वर्चुअल रूप में भीम यूपीआई ऐप का शुभारंभ किया है। तो ये शुभारंभ किया है भूटान में। भूटान ऐसा करने वाला पहला देश बन गया है, और 13 जुलाई को उन्होंने यहाँ पर ये सब प्रक्रिया पूरी की। और भूटान रुपए कार्ड को जारी और स्वीकार करने वाला, भीम यूपीआई को स्वीकार करने वाला ऐसा पहला देश है। और इसके बाद जो है यहाँ पर सिंगापुर ने भी इसको जो है अप्लाई किया है। कुल मिलाकर अब तक सिंगापुर के बाद दूसरा देश बन गया है। तो भूटान पहला देश है और दूसरा जो है वो सिंगापुर है। अगर हम बात करते हैं यूपीआई के बारे में, तो जो इसको लागू किया था वो क्या था, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी एनपीसीआई ने। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के नाम पर इनका नाम रखा गया है। इसकी जो फुल फॉर्म है वो है भारत इंटरफेस फॉर मनी। तो इस संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, जुलाई 2021 में, नेक्स्ट प्रश्न जो हमारे पास है वो ये है कि जुलाई 2021 में फ्रांस के प्रतिस्पर्धा प्राधिकरण ने कॉपीराइट कानून के उल्लंघन के मामले में दिग्गज टेक कंपनी गूगल पर कितनी राशि का यहाँ पर जुर्माना लगाया है। तो यहाँ पर जुर्माना लगाया है उन्होंने 500 मिलियन यूरो का। डिटेल में इसके बारे में जानते हैं। तो ये जुर्माना कब लगाया गया है। तो ये जुर्माना जो लगाया है इन्होंने 13 जुलाई 2021 को लगाया है। और विशेष यहाँ पर यह है कि वर्ष 2019 में फ्रांस पर एक नए डिजिटल कॉपीराइट दिशा निर्देश का कानून का रूप देने वाला यूरोपीय संघ का पहला देश था। और इस कानून के तहत प्रकाशकों और न्यूज एजेंसियों को उनकी सामग्री के उपयोग के बदले ऑनलाइन प्लेटफॉर्म द्वारा प्रतिपूर्ति प्रदान करने का प्रावधान किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास कि हाल ही में ही चर्चा में रही सेंट क्वीन केलेवन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रानी केलेवन ने 1624 में सिराज, जो वर्तमान में ईरान में है, वहाँ पे इस्लाम धर्म नया अपनाने के कारण हत्या कर दी गई थी। और रानी केतेवन के अवशेष 2005 में गोवा में मिले थे। तो दोनों ही यहाँ पर सही हैं। अगर हम समझते हैं यहाँ पर इस क्वेश्चन के थोड़ा डिटेल में, तो 10 जुलाई 2021 को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत की ओर से रानी केतेवन के जो मृत अवशेष थे इनको जॉर्जिया को सौंपा था। तो इससे संबंधित यह क्वेश्चन था। और 2005 में यहाँ पर इनके अवशेष प्राप्त हुए थे ऑगस्टिन चर्च के खंडरों में से। और इसकी जो पुष्टि की थी वो की थी सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हैदराबाद ने इसकी पुष्टि की थी। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, जून 2021 में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है। तो मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है यहाँ पर चीन को। और हाल ही में ही मलेरिया जो मुक्त देश हैं वो है एल सल्वाडोर, अल्जीरिया, अर्जेंटीना, पराग्वे, उज्बेकिस्तान। अगर हम यहाँ पर थोड़ा जानते हैं डिटेल में मलेरिया के बारे में, तो जो मलेरिया रोग होता है वो होता है प्लाजिपोडियम के द्वारा, जो परजीवी है उसके द्वारा। इसका जो एक मादा मच्छर है एनाफ्लीज, मच्छर के काटने से यहाँ पर मलेरिया रोग होता है। जो उसकी रणनीति रही है वो रही है यहाँ पर चीन की रणनीति 137 रणनीति रही है, जो मलेरिया निदान की रिपोर्ट हेतु 1 दिन की समय सीमा, 3रे दिन तक प्रसार का निर्धारण और 7वें दिन तक प्रसार रोकने के उपाय का यहाँ पर रणनीति अपनाई थी चीन ने। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। चीन द्वारा विश्व का दूसरा सबसे बड़ा जल विद्युत बांध बेहतन किस नदी पर बनाया जा रहा है। तो यह बनाया जा रहा है चिसांग नदी पर। डिटेल में इसके बारे में जानते हैं। तो ये संबंधित इसकी जो ऊंचाई है वो 289 मीटर यहाँ पर ऊंचाई है, और उत्पादन इकाई यहाँ पर 16 है। इसमें प्रत्येक की क्षमता जो है
1000 मेगावाट यानी 1 गीगावाट रही है। और जब स्थापित ये हो जाएगा तो विश्व का सबसे बड़ा जल विद्युत यहाँ पर बांध जो था वो था 3 गार्गेज डैम, जो यांगती नदी पर स्थापित है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास, हाल ही में नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो जो इसका सम्मेलन किया गया था वो किया गया था ब्रुसेल्स में। और नाटो के बारे में थोड़ा हम यहाँ पर जानना चाहते हैं तो नाटो जो है वो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, जो उसकी स्थापना की गई थी वो की गई थी 4 अप्रैल 1949 में इसकी स्थापना की। इसका मुख्यालय गया ब्रुसेल्स में। और वर्तमान में इसमें कुल 30 सदस्य देश हैं, यूएसए, कनाडा और 28 यहाँ पर यूरोपीय देश हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास, वर्ष 2021 में G7 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? तो ये अध्यक्षता की थी यूनाइटेड किंगडम ने। डिटेल में हम यहाँ पर थोड़ा बात करते हैं इसके बारे में। तो सदस्य देश जो इसके हैं G7 में, यहाँ पर जो सदस्य देश हैं वो हैं यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, फ्रांस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, इटली और जापान। इसकी जो स्थापना की गई थी वो की गई थी 1975 में। इसकी जो थीम रही यहाँ पर वो रही है बिल्ड बैंक बेटर। और भारत की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका यहाँ पर प्रतिनिधित्व किया था। इसमें अतिथि देश थे भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी कोरिया और दक्षिणी अफ्रीका, यहाँ पर अतिथि देशों को रखा गया था। अब इसमें नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास, 10 फरवरी 2021 को दूसरे संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सतत परिवहन सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ये किया गया था बीजिंग में। यहाँ पर विशेष यह था कि यह सम्मेलन सतत विकास हेतु एजेंडा 2030 और जलवायु परिवर्तन पर हुए पेरिस समझौते के उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायक होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। जून 2021 में प्रथम अरब भारत ऊर्जा फोरम वर्चुअल माध्यम से भारत और किस देश के सह अध्यक्षता में आयोजित किया गया? मोरक्को के साथ। भारत की जो अध्यक्षता की थी वो मोरक्को ने की थी। दोनों ही यहाँ पर संयुक्त अध्यक्ष रहे थे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ द्वारा जारी किए गए वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक में भारत की जो रैंक रही है 2020 में 10वीं रैंक यहाँ पर भारत ने प्राप्त की है। और जो जारीकर्ता जो संस्था है वो यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ने यह जारी की थी। उसमें जो भारत की रैंक रही है वो रही है यहाँ पर 10वीं रैंक भारत ने प्राप्त की है। और पिछले वर्ष जो भारत की रैंक थी उससे 37 स्थानों की यहाँ पर छलांग लगाई है भारत ने। और शीर्ष, अगर हम बात करते हैं शीर्ष देशों के बारे में, तो संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त अरब जो है वो यहाँ पर साथ में है, सेकंड नंबर पे। और एस्टोनिया जो है तीसरे स्थान पर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, जून 2021 में इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस IEP द्वारा वैश्विक शांति सूचकांक 2021 को जारी किया गया। इस सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान था? तो इसमें जो भारत का स्थान रहा है वो रहा है 135वां स्थान। जो यहाँ पर ये जो सूचकांक जारी किया है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस संस्थान ने। और यहाँ पर अगर हम शीर्ष देशों की बात करते हैं तो शीर्ष शांति में जो देश थे वो थे आइसलैंड, न्यूजीलैंड और डेनमार्क। और जो भारत की स्थिति रही है 135वें स्थान पर। सबसे जो अशांतिपूर्व जो देश रहा है वो रहा है यहाँ पर मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका। और सबसे सर्वाधिक शांति में जो देश था वो था यूरोप। और अफगानिस्तान 163वें स्थान पर है, यमन 162वें स्थान पर। अफगानिस्तान में सबसे अशांतिमय देशों में यह रहा है अफगानिस्तान। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनाइटेड रैंकिंग 2021 की शीर्ष 100 विश्वविद्यालयों की सूची में शामिल 3 भारतीय विश्वविद्यालयों में से कौन सा विश्वविद्यालय शामिल नहीं है? तो ये शामिल नहीं है मद्रास IIT, जो मद्रास IIT है उसमें शामिल नहीं है। डिटेल में इसके बारे में बात करते हैं तो शीर्ष स्थान पर है सियांगाओ यूनिवर्सिटी जो चीन की है। भारत के जो कुल विश्वविद्यालय हैं वो 63 विश्वविद्यालय हैं। और शीर्ष 100 में जो शामिल भारतीय हैं उनमें जो IIMS जो बेंगलुरु है 37वें स्थान पर है, IIT रोपड़ 55वें स्थान पर और IIT इंदौर वो जो है 78वें स्थान पर है। तो ये 3 विश्वविद्यालय भारत के टॉप 100 में हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, जून 2021 में ब्रिटेन की चैरिटेबल एंड फाउंडेशन द्वारा जारी वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान रहा है 14वां स्थान भारत ने यहाँ पर प्राप्त किया था। और जो शामिल जो देश थे वो 114 शामिल देश थे। यहाँ पर भारत का स्थान जो रहा है वो रहा है यहाँ पर 14वां स्थान। वर्ष 2019 में विकसित देशों में औसत के आधार पर वर्ल्ड रैंकिंग में जो भारत का स्थान था वो यहाँ पर 82वां स्थान था। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, जून 2021 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें सत्र के दौरान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 नए अस्थायी सदस्यों में से कौन पहली बार चुना गया? तो जो पहली बार चुना हुआ अध्यक्ष है वो है अल्बानिया। और जो यहाँ पर अस्थायी अध्यक्ष चुने गए हैं अगर हम उनके बारे में बात करते हैं तो उनमें है ब्राज़ील,
गेबन, अल्बानिया, घाना और संयुक्त अरब अमीरात जो है यहाँ पर 5 जो हैं अस्थायी सदस्य थे। अगर हम बात करते हैं 5 सदस्य जो अस्थायी यहाँ पर हैं और 5 भारत, आयरलैंड, केन्या, मैक्सिको और नॉर्वे, इनका कार्यकाल 31 दिसंबर 2022 तक रहेगा। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं कि हाल ही में ही किस देश के प्रधानमंत्री ने मुक्त आकाश संधि से पृथक होने की संधि पर हस्ताक्षर किया है? तो जिसका सही उत्तर है वो है यहाँ पर रूस ने यहाँ पर मुक्त आकाश संधि से जो है पृथक होने की बात की है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा इस संधि से पृथक होने के संबंधी कानून पर हस्ताक्षर किए हैं। अगर इस संधि के बारे में हम थोड़ा जानते हैं तो यहाँ पर ये जो संधि है ये सदस्य देशों के वायु क्षेत्र में हथियार रहित टोही विमान उड़ाने की अनुमति प्रदान करने हेतु है। तो इससे जो है मुक्ति की बात की है रूस ने। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास 18 मई 2021 को किस देश ने सिंथेटिक कैबेनाइड्स पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? तो ये की है चीन ने, और प्रतिबंध लगाने वाला देश यहाँ पर चीन है। चीन का जो राष्ट्रीय नैरोटिक्स नियंत्रण आयोग ने है उसने यहाँ पर यह प्रतिबंध लगाया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास मई 2021 में वैश्विक संगठन अल्बर्ट एट यंग द्वारा जारी रिन्यूएबल एनर्जी कंट्री अल्ट्रेशन इंडेक्स 2021 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो भारत का जो स्थान रहा है वो रहा है यहाँ पर तीसरा स्थान। अगर हम बात करते हैं प्रथम स्थान पर, तो प्रथम स्थान पर है संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरे पे है चीन और तीसरे पे है भारत, और सबसे निम्नतम स्थान पर यहाँ पर केन्या है। तो ये था इंपॉर्टेंट इस प्रश्न के बारे में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 20 मई 2021 में चीन द्वारा जारी कौन सी नियमित जनगणना थी? तो चीन द्वारा यह जारी की गई 7वीं नियमित जनगणना थी, और यह जो जारी किया गया परिणाम है ये नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स द्वारा जारी किया गया है। 7वीं जनगणना यहाँ पर जारी की है, और चीन ने धीमी जनसंख्या वृद्धि यहाँ पर दर्ज की है। जो इसकी औसत वार्षिक वृद्धि दर रही है वो रही है 0.53%, जो पिछले 10 वर्षों में यहाँ पर रही है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 27 अप्रैल 2021 को करेना गुरिल्ला द्वारा किस देश के एक सैन्य अड्डे पर कब्जा किया गया? तो म्यांमार ने यहाँ पर केन्या गुरिल्ला के द्वारा कब्जा किया गया है म्यांमार के अड्डे पर। डिटेल में इसके बारे में बात करते हैं हम, तो ये जो स्थल है ये थाईलैंड सीमा के निकट साल्वी नदी के तटीय क्षेत्र में स्थित म्यांमार का एक सैन्य अड्डा है, वहाँ पर इन्होंने जो है कब्जा किया है। करेन नेशनल यूनियन म्यांमार में एक नरजातीय अल्पसंख्यकों का एक मुख्य राजनीतिक समूह है, और इन्होंने अपने एक सैन्य इकाई की भी स्थापना की है जिसे नेशनल लिबरल आर्मी कहा जाता है। तो ये संबंधित था इससे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत का स्थान कितना रहा है? तो भारत ने स्थान प्राप्त किया 142वां स्थान। हम बात करते हैं शीर्ष रैंक प्राप्त करने वाले देशों के बारे में। तो पहली रैंक प्राप्त किया नॉर्वे ने, फिर यहाँ पर फिनलैंड और फिर स्वीडन। कुल 180 देशों ने यहाँ पर भाग लिया और भारत ने स्थान प्राप्त किया 142वां, और यह बैड यानी खराब श्रेणी की सीरीज में यहाँ पर स्थित है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स यहाँ पर जारी करता है संस्थान है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष द्वारा जारी स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2021 का शीर्षक क्या रहा है? तो यहाँ पर जो शीर्षक रहा है वो रहा है माई बॉडीज इज़ माई ओन। तो यहाँ पर ये शीर्षक रहा है। अगर हम इसके बारे में बात करते हैं तो जारी करता संस्थान है वो यहाँ पर संस्थान है संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष UNFPA संस्थान है जिसने यह जारी किया है। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021 में किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी? वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जो प्रकाशित की थी वो वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी की गई थी, और जो शीर्षक रहा है डेटा फॉर बेटर लाइफ, इस शीर्षक यहाँ पर रहा है। और 3 तत्व यहाँ पर दिखाए गए हैं, वैल्यू, इक्विटी एंड ट्रस्ट। यहाँ पर 3 इनके वैल्यू पर काम किया है। अगर हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 में भारत की रैंक कितनी रही है? तो भारत की यहाँ पर रैंक रही है 140वीं रैंक रही है, और जारी का जो संस्थान है वो है विश्व आर्थिक मंच, यहाँ पर जारी का संस्थान है। आइसलैंड, फिनलैंड और नॉर्वे यहाँ पर शीर्ष रैंक प्राप्त करने वाले देश हैं। अगर हम बात करते हैं सबसे नीचे रैंक प्राप्त करने वाले देशों के बारे में, तो अफगानिस्तान, यमन और इराक यहाँ पर निम्नतम रैंक जारी करने वाले देश हैं। भारत की रैंक 140वीं रैंक है। भारत का जो स्कोर है वो है 0.625 यहाँ पर भारत की जो स्कोर है, और पिछले वर्ष जो है भारत की रैंक रही थी यहाँ पर 112वीं रैंक भारत ने प्राप्त की थी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास मार्च 2021 में सूखे से प्रभावित देश मेडागास्कर को भारत ने कितने मीट्रिक टन चावल की सहायता की है? तो यहाँ पर 1000 मीट्रिक टन की सहायता की है, और मेडागास्कर में की जो चावल की जो सहायता की है वहाँ पर यह भेजने का जो मुख्य कारण रहा है वो रहा है कि मेडागास्कर के जो दक्षिणी भाग में है मानवीय संकट यानी सूखा वहाँ पर है, तो उस सूखे से ग्रस्त देश की सहायता के लिए मेडागास्कर की
यहाँ पर 1000 मीट्रिक टन की सहायता की है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में से कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? तो शीर्ष स्थान पर रहा है सिंगापुर। यह जारी किया है हेरिटेज फाउंडेशन ने, जो वाशिंगटन अमेरिका में है। प्रकाशन की तिथि जो रही है 4 मार्च रही है। और शीर्ष 5 देशों में सिंगापुर, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और स्विट्जरलैंड है। अंतिम 5 देशों में उत्तरी कोरिया, वेनेजुएला और क्यूबा रहे हैं। भारत की रैंक 121वीं रही है। भारत ने यहाँ पर 56.5 का स्कोर प्राप्त किया है और मोस्टली अनफेयर श्रेणी में यहाँ पर भारत को रखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, मार्च 2021 में जारी ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2021 को किस संस्थान द्वारा यहाँ पर जारी किया गया है? यहाँ पर बात करते हैं तो ये जारी की है ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिलिंग के द्वारा। और 2020 में स्थापित नई वैश्विक क्षमता जो यहाँ पर रखी गई थी 93 गीगावाट की। और भारत में जो इसका हिस्सा रहा है वो 1.20% रहा है यहाँ पर। और अगर हम बात करते हैं इसकी लक्ष्य प्राप्ति की ओर, तो लक्ष्य प्राप्ति रखी गई है अगले दशक में 3 गुना तेज़ी से यहाँ पर नई ऊर्जा क्षमता को स्थापित करने की बात की गई है। यहाँ पर बात करते हैं हम भारत की पवन ऊर्जा के बारे में, तो लगभग 39 गीगावाट फरवरी 2021 तक भारत ने यहाँ पर क्षमता प्राप्त की है। और 6 ऊर्जा क्षमता जो लगभग रही है 2022 में 175 गीगावाट लक्ष्य को प्राप्त किया है। भारत ने लक्ष्य रखा है कि भारत 2022 के तक 175 गीगावाट यहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी को प्राप्त किएगा, जिसमें से 100 गीगावाट होगी वो सोलर में होगी, 60 गीगावाट विंड के द्वारा और 10 गीगावाट बायो एनर्जी और 5 जो गीगावाट है वो स्मॉल हाइड्रो द्वारा प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है 2022 तक 175 गीगावाट को। तो ये संबंधित से नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, हाल ही में ही चीन की नई पंचवर्षीय योजनाओं में से किस नदी के निचले अनुप्रवाह क्षेत्र पर पहली बार बांधों के निर्माण का प्रस्ताव रखा गया है? तो यरलुंग जम्बो नदी पर यहाँ पर यह प्रस्ताव रखा गया है। और ये जो ब्रह्मपुत्र नदी भारत में अरुणाचल प्रदेश में यहाँ मिलती है, उसकी सहायक नदी है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में ही लांदर सहतूत बांध चर्चा में रहा। लांदर या सहतूत बांध का निर्माण प्रस्तावित है अफगानिस्तान में। और जो इसके हस्ताक्षर करता है वो हैं भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर और अफगानिस्तान के तत्कालीन विदेश मंत्री हनीफ अल्तार। और निर्माणाधीन जो है वो मैदान नदी पर है और यह काबुल की जो सहायक नदी है वहाँ पर यह बांध बनाना था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने चीन द्वारा उत्पन्न चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए नई चाइना टास्क फोर्स की घोषणा की बात की है? तो यूएसए की यहाँ पर नई चाइना टास्क फोर्स का निर्माण किया गया है। इसका यहाँ पर उद्देश्य यह है कि बीजिंग द्वारा पेश की गई चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन के विशेषज्ञों की टीम द्वारा सैन्य रणनीति पर सिफारिश का बात की गई है। इसके कुछ सदस्य हैं वो यहाँ पर 15 सदस्यों को रखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में ही यूके ने एशिया प्रशांत मुक्त व्यापार संधि में शामिल होने के लिए आवेदन किया है और इस संधि के संदर्भ में निम्नलिखित विचार कीजिए। इस संधि में कुल यहाँ पर 11 देश हैं। अमेरिका इसका सदस्य देश है और भारत सदस्य नहीं है। तो यहाँ पर सही उत्तर है वो है यहाँ पर C 1 और 3rd। हम बात करते हैं इस संधि के बारे में। तो यह जो संधि है, चर्चा का कारण ये रहा है कि इसमें यूके ने यूरोपियन यूनियन से बाहर निकलने के बाद इसमें शामिल होने के लिए आवेदन किया है। और जो उसकी आवेदन तिथि रही है वो 1 फरवरी रही है। और कुल मिलाकर यहाँ पर वर्तमान में कुल 11 देश हैं। ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, कनाडा, चिली, जापान, मलेशिया, मेक्सिको, पेरू और न्यूजीलैंड और सिंगापुर और वियतनाम यहाँ पर 11 देश हैं। और कुल वैश्विक अर्थव्यवस्था में लगभग 13% यहाँ पर यह अर्थव्यवस्था का प्रतिनिधित्व करती है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में किस देश की सेना ने तख्ता पलटकर सत्ता पर कब्जा किया और 1 वर्ष का राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया है? तो म्यांमार ने यहाँ पर यह काम किया है। म्यांमार में सैन्य तख्ता पलट को किया गया है। तख्ता पलट की जो तिथि थी वो 1 फरवरी 2021 थी। म्यांमार आर्मी ने यह काम किया है। सत्तारूढ़ दल नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी पर नवंबर 2020 में हुए संसदीय चुनाव में धोखाधड़ी और अनियमितता का आरोप लगाया है विपक्षी दलों द्वारा। और समझ शक्ति जो है वो एक सैन्य प्रमुख मिंग ग्यान हलाई को प्रदान की गई है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास, हाल ही में ही श्रीलंका ने कोलंबो पोर्ट की ईस्टर्न कंटेनर टर्मिनल परियोजना के लिए वर्ष 2019 में किए गए त्रिपक्षीय समझौते से बाहर होने का निर्णय लिया है। इस समझौते में श्रीलंका के अलावा और कौन कौन से देश शामिल थे? इसमें जापान और भारत देश शामिल थे। और ये समझौता हुआ था मई 2019 में किया गया था। कोलंबो बंदरगाह के ईस्टर्न कंटेनर का विकास इस संस्था के द्वारा किया जाना था। तो इससे जो है श्रीलंका ने बाहर होने की बात की है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं कि हाल ही में ही संयुक्त राष्ट्र विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2020 में कोविड-19 महामारी के कारण अंतर्राष्ट्रीय आवागमन में कितने प्रतिशत की कमी आई है? तो यहाँ पर जो प्रतिशत में जो कमी रखी गई है वो रखी है 75% की कमी यहाँ पर आई है। और 2020 पर्यटन के इतिहास में सबसे खराब जो है साल रहा है। अगर हम बात करते हैं इसकी जो संस्था है वो संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा यह जारी किया गया है और पूरी तरीके से यह कोविड-19 महामारी के कारण पर्यटन में गिरावट को दर्शाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं।
भारत जापान एक्ट ईस्ट फोरम की 5वीं संयुक्त बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो भारत का प्रतिनिधित्व किया है विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने यहाँ पर यह किया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। जनवरी 2021 में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत की जो रैंक रही है वो 86वीं रैंक यहाँ पर रही है। न्यूजीलैंड, डेनमार्क और संयुक्त रूप से सबसे कम भ्रष्टाचार वाले देश रहे हैं। सोमालिया, दक्षिणी सूडान सर्वाधिक भ्रष्टाचार वाले देश हैं। तो तीनों ही यहाँ पर सही हैं। डिटेल में इसके बारे में बात करते हैं तो जारी जो संस्थान है यहाँ पर करने वाला तो वो है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, जो भ्रष्टाचार बोध सूचकांक को यहाँ पर जारी करता है। और शामिल देश थे इसमें यहाँ पर 180 सर्वाधिक भ्रष्टाचार देश हैं, वो है सोमालिया और दक्षिण सूडान, संयुक्त रूप से यहाँ पर रखा गया है। और संयुक्त रूप से तृतीय जगह है यहाँ पर वो फिनलैंड, सिंगापुर और स्वीडन को रखा गया है। भारत की रैंक इसमें 86वीं रैंक है। स्कोर रहा है भारत का यहाँ पर 40वां। 2019 की अगर बात करें जो भारत की रैंक थी वो थी 80 रैंक और भारत का जो स्कोर था वो था यहाँ पर 41। भारत के पड़ोसी देशों की बात करते हैं। भूटान 24वें स्थान पर है, चीन 78वें स्थान पर, श्रीलंका यहाँ पर 94वें स्थान पर है, नेपाल 115, पाकिस्तान 124, म्यांमार 123, बांग्लादेश 140, अफगानिस्तान 165। अन्य ब्रिक्स देशों की बात करते हैं। दक्षिण अफ्रीका 69 पर है, ब्राज़ील 94 पर और रूस जो है 129 पर रखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। जनवरी 2021 में जो बाइडेन ने यूएस के 44वें राष्ट्रपति और कमला हैरिस ने 49वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। कमला हैरिस भारत की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। तो यहाँ पर और दोनों ने रिपब्लिकन पार्टी से चुनाव जीता है। फर्स्ट और सेकंड यहाँ पर सही हैं और जो है थर्ड वाला यहाँ पर गलत है। और हम जानते हैं इसके डिटेल में थोड़ा इसके बारे में। तो डिटेल में इसमें यह है कि शपथ ग्रहण की जो तिथि थी वो 20 जनवरी को रखी गई थी। जो बाइडेन ने डोनाल्ड ट्रंप का यहाँ पर स्थान लिया है और सबसे उम्रदराज यहाँ पर जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति बनी है जो 78 वर्ष के हैं। कमला हैरिस 56 वर्ष की हैं, अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति बनी है। कमला हैरिस अफ्रीका और दक्षिणी एशियाई मूल की पहली अमेरिकी उपराष्ट्रपति बनी है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास। द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी एशिया प्रशांत व्यक्तिगत स्वास्थ्य सूचकांक 2020 में भारत का स्थान क्या रहा है? भारत का स्थान यहाँ पर रहा है 10वां स्थान। अंतिम स्थान पर रहा है इंडोनेशिया 11वें स्थान पर और सिंगापुर, ताइवान, जापान, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिणी कोरिया यहाँ पर रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की 2021 में के लिए नवनिर्वाचित अध्यक्ष था कौन थी? तो वो थी नजमत शमीम खान यहाँ पर बनाई गई हैं। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की जो अध्यक्ष हैं यहाँ पर बनाई गई। अध्यक्ष पद के लिए जो अन्य उम्मीदवार थे वो थे उज्बेकिस्तान के उल्बुबेक लापा और बहरीन के यूसुफ अब्दुल करीम बुरुची। तो यहाँ पर विशेष यहाँ पर यह है कि इसमें जो है 15 वर्ष के इतिहास में पहली बार अध्यक्ष हेतु आम सहमति न मिल पाने के कारण चुनाव किए गए हैं। और इसकी जो स्थापना की गई थी वो 15 मार्च 2006 में की गई थी। मुख्यालय इसका जनेवा में है। तो यहाँ पर संबंधित था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास। माउंट सेमेरू किस देश में स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी है? तो वो स्थित है इंडोनेशिया में और हाल ही में ही विस्फोट हुआ यहाँ पर 16 जनवरी को। और पहली बार जो उद्गार हुआ था वो दिसंबर 2020 में हुआ था जिसमें 550 लोगों को यहाँ पर बचाया गया था। इस ज्वालामुखी के द्वीप द्वारा सबसे ऊंचा पर्वत है और इसे महामेरू के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास। जनवरी 2021 में जोसेफ आर बाइडेन जूनियर ने अमेरिकी राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण करने के बाद सबसे पहले पेरिस जलवायु समझौते में पुनः शामिल करने की घोषणा की है। और यह कब हस्ताक्षर किया गया था? 2015 में यह हस्ताक्षर किया गया था, पेरिस जलवायु समझौता। और यहाँ पर हम बात करते हैं थोड़े डिटेल में इसके बारे में। तो यह है 12 दिसंबर 2015 को पेरिस फ्रांस में यूएनएफसीसी के COP21 सम्मेलन के दौरान हुआ था। पेरिस समझौते में यह लक्ष्य रखा गया है कि जो औसत वैश्विक तापमान में वृद्धि जो है वो 2% से अधिक नहीं करनी है। तो यह लक्ष्य रखा गया है। लेकिन जो प्राथमिकता यहाँ पर दी गई है वो 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड के प्राथमिकता को रखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास। स्वाधीनता सड़क किन दो देशों के मध्य शुरू की गई है? स्वाधीनता सड़क यहाँ पर बांग्लादेश और भारत के बीच चलाई गई है। इस पर सहमति बनी थी भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बांग्लादेश यात्रा के दौरान। यहाँ पर इस चीज़ को लेकर सहमति बनी थी। और यह सड़क भारत के पश्चिम बंगाल के नदिया जिले के मेहरुरु और उजबीनगर जिला पड़ोसी देश जो है हमारा बांग्लादेश, वहाँ पर यह जोड़ेगी दोनों देशों को। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास। अमेरिका के किस राष्ट्रपति पर 2 बार महाभियोग का प्रस्ताव लाया गया था? तो लाया गया था यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप के पर। यहाँ पर महाभियोग का कारण जो रहा था वो रहा था कैपिटल भवन पर हमला करने, हिंसा भड़काने के लिए, अपने समर्थकों को उकसाने के लिए यहाँ पर यह रखा गया था। और अमेरिकी सीनेट में महाभियोग के पक्ष में जो मत पड़े थे वो पड़े थे 57 और विपक्ष में जो पड़े थे यहाँ पर वो पड़े थे 43 मतों पड़े थे यहाँ पर विपक्ष में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास। दिसंबर 2020 में फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व की
100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची को जारी किया गया। इस सूची में प्रथम स्थान पर रही हैं जर्मनी की एंजेला मर्केल, अमेरिका की नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को यहाँ पर इस सूची में 15वें स्थान पर रखा गया है। तो जानते हैं इसके बारे में। तो जो सही उत्तर यहाँ पर होगा वो होगा यहाँ पर बी यानी केवल वन को यहाँ पर सही माना गया है। और इसको जो जारी करता संस्थान है वो है फोर्ब्स, जो है अमेरिका की बिजनेस पत्रिका। इसमें शीर्ष स्थान पर रखा गया है जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल को। दूसरे स्थान पर है क्रिस्टीना लोगार्डो, जो यूरोपियन सेंट्रल बैंक की यहाँ पर प्रेसिडेंट है। तीसरे स्थान पर कमला हैरिस हैं। और सूची में जो शामिल भारतीय महिलाएं हैं वो केंद्रीय वित्त कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण को यहाँ पर 41वें स्थान पर रखा गया है। तो ये यहाँ पर महत्वपूर्ण थी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास कि हाल ही में ही कहाँ की खाद्य सुरक्षा एजेंसी ने येलो मीलवर्क को खाद्य संबंधी उपयोग के लिए अनुमति प्रदान की है? तो वह यूरोपीय संघ। और लावा शॉर्टेज में यहाँ पर भोजन के रूप में खाद्य संबंधी उत्पाद बनाने के लिए यह रखा गया है। जो बनाने वाले उत्पाद है इसमें बिस्किट, पास्ता, रोटी, बर्गर आदि को शामिल किया गया है। अब यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं कि ग्लोबल ब्रोकर नामक रिपोर्ट ने ब्रिटेन की किस संस्थान में भारत की डिफ़िकल्ट 4 में से एक माना गया है? तो वो माना गया है चैथम हाउस को। अगर हम बात करते हैं डिटेल में इसके बारे में तो जारी का जो संस्थान है वो चैथम हाउस है। द रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल अफेयर यूके में यह रखा गया है। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। दिसंबर 2020 में किस देश की सीनेट ने कोरोना वायरस के प्रकोप के लिए किए गए उपायों की फंडिंग हेतु अमीरों पर टैक्स लगाया? तो ये काम किया है अर्जेंटीना ने। कोरोना वायरस की रोकथाम और आर्थिक सहायता के लिए अर्जेंटीना सरकार द्वारा किए गए उपायों की फंडिंग हेतु मिलियंस पर यह संपत्ति कर लगाया गया है। और इस दौरान देशी संपत्ति पर 3.5% और विदेशी संपत्ति पर 5.25% की दर को शामिल किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अमेरिका की प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका टाइम ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर को चुना गया है? तो वो चुना है जो बाइडन और कमला हैरिस। जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जो बाइडन और अमेरिका के जो उपराष्ट्रपति है कमला हैरिस जो भारतीय मूल की यहाँ पर हैं, तो उनको जो है पर्सन ऑफ द ईयर चुना है अंतर्राष्ट्रीय टाइम पत्रिका ने। अगर हम थोड़ा डिटेल में इसके बारे में बात करते हैं तो ये है कि टाइम 2020 के अन्य चयन यहाँ पर किए हैं। बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर एरिक युकाका जो अमेरिकी बिजनेस हैं। एंटरटेनर ऑफ द ईयर BTS दक्षिणी कोरिया पॉप बैंड। एथलीट ऑफ द ईयर लेब्रॉन जेमस को यहाँ पर चुना है। और महात्मा गांधी पहले और एकमात्र भारतीय रहे हैं जिन्हें टाइम पत्रिका द्वारा 1930 में टाइम पर्सन ऑफ द ईयर को चुना गया था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं कि हाल ही में ही चीन द्वारा तीसरी पीढ़ी के परमाणु रिएक्टरों का संचालन प्रारंभ किया है, किसके नाम पर? तो वो नाम है हुआंगू 1 के नाम पर यहाँ पर जारी किया गया है। यह जो परमाणु रिएक्टर है वो अवस्थित है पूर्वी चीन के फुजियान प्रांत में। इसकी क्षमता 10 मिलियन किलोवाट की क्षमता प्रतिवर्ष रखी गई है। और मेड इन इंडिया चाइना द्वारा 25 की योजना के तहत एक महत्वपूर्ण लक्ष्य यहाँ पर रखा गया है। तो ये था हमारा 50 क्वेश्चन हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके और यहाँ पर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। हमारा यही प्रयास है कि हम 24 अक्टूबर से पहले ही इस पूरी सीरीज़ को हम यहाँ पर समाप्त करना चाह रहे हैं, जिसमें पूरे साल का करंट अफेयर हम यहाँ पर डिस्कस किया है। तो आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद है। आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।